सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वायरस एंड वायराइड्स पढ़ा था, शायद याद होगा आप लोगों को। कल की क्लास में हमने पढ़ा था वायरस एंड वायराइड्स। तो उसमें हमने बताया था बेटा कि जो वायरोलॉजी है वो क्या है। तो बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, विषाणुओं की संरचना आदि का अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाएगी, वायरोलॉजी। क्या कहलाएगी बेटा, वायरोलॉजी, VIROLOGY। फिर इसके बाद हमने देखा था बेटा कि वायरोलॉजी, इसके बाद हमने देखा था कि विषाणुओं की खोज किस प्रकार से हुई, विषाणुओं की खोज किस प्रकार से हुई। तो बताया गया था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, इवानोवेस्की। क्या नाम था बेटा, इवानोवेस्की। इवानोवेस्की नाम था और इसी वैज्ञानिक ने, या यही वैज्ञानिक थे इवानोवेस्की। अब कब की बात है तो बेटा बताएंगे कि 1892 ईस्वी की। कब की बात है, 1892 ईस्वी में इवानोवेस्की ने क्या किया बेटा कि विषाणुओं की खोज की। विषाणुओं की खोज का श्रेय जो है वो इवानोवेस्की को जाता है। और इवानोवेस्की ने कब खोजा तो सबको पता होगा कि 1892 ईस्वी में। कहाँ पर खोजा था तो बताएंगे बेटा कि तंबाकू की पत्ती में। तंबाकू के पत्ती के में एक रोग होता है, मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग या चितकबरी बोलते बेटा। पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें कलर, या पत्तियां जो होती हैं वो भूरी हो जाती हैं और सूख जाती हैं, बहुत से उसमें धब्बे बन जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक रोग। क्या बोलते हैं, मोज़ेक रोग। तो मोज़ेक रोग का पता लगाते समय क्या हुआ, किसने खोजा था तो बताएंगे बेटा कि मोज़ेक रोग का पता लगाते समय इवानोवेस्की ने खोज की थी किसकी बेटा, वायरस की। किसकी खोज की थी, वायरस की खोज की थी। ठीक है ना। अब इसके बाद बताएंगे बेटा कि आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके जो खोज की पुष्टि की थी, इनके खोज की पुष्टि मतलब कि इस बात का प्रमाण दिया कि, या इनके साथ दिया, किन्होंने साथ दिया तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बिजेरिंग। क्या नाम था बेटा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजेरिंग। कहाँ के वैज्ञानिक थे बेटा, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। खोज कहाँ पर हुई तो बताएंगे रूस में। लेकिन इन खोज की पुष्टि जो है वो कहाँ पर हो रही है तो हॉलैंड में। कहाँ पर बेटा, हॉलैंड में हो रही है। कौन पुष्टि कर रहे हैं तो बताएंगे बिजेरिंग। बिजेरिंग नामक वैज्ञानिक थे और इन्होंने कब पुष्टि की तो 1898 ईस्वी में। याद रखेंगे 1898 में पुष्टि हुई किस बात की, कि विषाणुओं के खोज की पुष्टि। अब देखेंगे बेटा कि उसके बाद हमने कुछ और बातें बताई थी, जैसे दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम, एक का नाम था बेटा लोफलर। आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है लोफलर, सॉरी बेटा, लोफलर और फ्रांस ने क्या बताया था बेटा कि जंतुओं में मुंह पका और खुरपका रोग का पता लगाया था। याद रखें बेटा कि जो जंतुओं में मुंह पका मतलब कि उनके मुख और पैर में या खुर में क्या हो जाती है बेटा कि घाव बन जाते हैं, उस रोग का कारक का पता लगाया किसने, लोफलर और फ्रांस नामक वैज्ञानिक ने। उससे पहले हम देखेंगे बेटा कि बिजेरिंग और लुई पास्चर ने इस विषाणु को, जिसकी खोज किसने की थी, इवानोवेस्की ने की थी, उस विषाणु को क्या है कि लुई पास्चर और दो वैज्ञानिक हैं, याद रखेंगे दोनों वैज्ञानिक के नाम याद रखेंगे, बिजेरिंग और लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा था, जीवित तरल संक्रामक। क्या कहा था, जीवित तरल संक्रामक। तो इन सब बातों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या है कि ये बात इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे बेटा कि डी हेरल, कल भी हमने बताया था, डी हेरल और ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक। कौन कौन, डी हेरल और ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने कब बेटा तो एक लोगों ने 1917 ईस्वी में और दूसरे ने 1915 ईस्वी में क्या किया था
कि एक विशेष प्रकार के विषाणु की, एक विशेष प्रकार के वायरस की खोज की थी। और वो वायरस क्या करता था बेटा कि जीवाणुओं का अपघटन करता था। किसका अपघटन करता था? जीवाणुओं का अपघटन करता था। इसलिए, या जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता था, इसलिए इस जीवाणु का नाम क्या रखा गया? बैक्टीरियोफेज वायरस। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस, या इस वायरस को हम केवल और केवल फेज वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस ना कहकर केवल और केवल फेज वायरस भी कहा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि इसकी खोज, या फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज किसने की थी? तो डी हेरल। किसने की थी बेटा? डी हेरल और ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे लिखा हुआ है कि विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण। क्या लिखा है बेटा? विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण। देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण क्या है? मतलब कि रवे के रूप में प्राप्त करना। विषाणुओं को रवे के रूप में किसने प्राप्त किया? सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किसने किया? तो वैज्ञानिक हैं बेटा WM स्टैनले। क्या नाम है बेटा? WM स्टैनले। वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे कि वैज्ञानिक का नाम है WM स्टैनले। WM और स्टैनले। WM स्टैनले नामक वैज्ञानिक थे। और कब बेटा? तो 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में WM स्टैनले ने सबसे पहले क्या हुआ बेटा कि TMV, याद रखेंगे TMV, टी से क्या होगा? टोबैको, M से क्या होगा? मोज़ैक, V से क्या होगा? वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस को क्या हुआ? रवे के रूप में प्राप्त किया। रवे के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाया? क्रिस्टलीकरण कहलाया। मतलब याद रखेंगे क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किसने किया? तो वैज्ञानिक का नाम क्या होगा बेटा? तो WM स्टैनले। अभी हमने लिखा था WM स्टैनले ने कब किया बेटा? 1935 ईस्वी में। सन याद रखेंगे आप लोग 1935 ईस्वी में WM स्टैनले ने क्या किया कि रवे के रूप में प्राप्त किया किसको? TMV को। उसके बाद क्या हुआ कि 1946 ईस्वी में इस काम के लिए उन्हें क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज स्वीडिश कंट्री देती है बेटा, याद रखेंगे इसके बारे में। तो नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया किसको? WM स्टैनले को। किसके लिए सम्मानित किया गया? तो उनका काम क्या था बेटा? क्रिस्टलीकरण किया, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा एक और छोटी सी टॉपिक है, छोटी सी हेडिंग है, और उस हेडिंग का नाम क्या है भाई? तो विरियॉन। याद रखेंगे कि विरियॉन क्या है। तो हमने बताया अभी अभी, देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब विषाणु क्या हो? निर्जीव कण के रूप में, जब विषाणु निर्जीव कण के रूप में कहाँ पर? पोषद कोशिका से बाहर रहता है। पोषद कोशिका से बाहर रहता है। किस कोशिका से? पोषद कोशिका से बाहर रहता है। तो इस निष्क्रिय कण को विरियॉन कहते हैं। तो इस निष्क्रिय कण को क्या कहेंगे बेटा? विरियॉन कहेंगे। कब विरियॉन बोलेंगे बेटा? कि जब जो विषाणु है वो पोषद कोशिका से बाहर, पोषद कोशिका क्या क्या हो सकती है बेटा? जैसे पोषद कोशिका क्या हो सकती है बेटा? जंतु की कोशिका, क्या? जंतु की कोशिका, पादप की कोशिका, और क्या हो सकती है बेटा? जीवाणु की कोशिका। किसकी कोशिका? जीवाणु की कोशिका। इन सब कोशिका में ना रहे, मतलब वायुमंडल में रहे, तो निष्क्रिय रहता है। विषाणु जो है जब तक किसी सजीव कोशिका में प्रवेश नहीं करता तब तक सक्रिय नहीं रहता। तो जब बाहर रहेगा, सजीव कोशिका से बाहर रहेगा,
तो निष्क्रिय कण के रूप में रहेगा, और इसी निष्क्रिय कण को ही क्या कहते हैं, विरियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विरियॉन कहते हैं। याद रखें बेटा, लिखा हुआ है क्या कि इसमें कोई उपापचयी क्रिया नहीं होती है। मतलब इस समय विरियॉन, जब मतलब कि विषाणु विरियॉन के रूप में रहेगा, पोषक कोशिका से बाहर रहेगा, तो इसमें कोई भी उपापचयी क्रिया नहीं होगी। अब उपापचयी क्रिया मतलब जैसे श्वसन है, पाचन है, एब्जॉर्प्शन है या प्रजनन है, कोई भी क्रिया नहीं होगी। कब बेटा, जब पोषक कोशिका से बाहर रहेगा। कौन, विषाणु। ठीक है ना, देखेंगे। और आप लोग नोट्स बनाए भाई, देखें कल भी हमने वीडियो दिया था, कल पहला क्लास था छुट्टी के बाद, और छुट्टी से पहले भी बहुत से क्लास ली गई, लेकिन किसी का नोट्स नहीं आता। आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड करिए, ग्रुप में ही सेंड करिए, अपनी नोट्स बनाइए और नोट्स सेंड करिए। देखिए चौथा लेसन ये चल रहा है, 3 लेसन हमने कवर कर लिया, 3 लेसन ख़त्म हो गया बेटा। और याद रखें कि जब क्लास खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा, क्लास खुलने पर ये सिर्फ रिवीजन करा जाएगा, लिखाया नहीं जाएगा फिर से, इसलिए आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है ना, देखेंगे अगली हेडिंग जो आती है, लिखा हुआ है बेटा विरियॉन, साइज ऑफ वायरसेस। मतलब क्या है, विषाणुओं की माप या आमाप या साइज, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बोलेंगे बेटा, लिखा हुआ है कि जो विभिन्न प्रकार के, आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के विषाणुओं की माप में बहुत भिन्नता पाई जाती है। मतलब कि क्या है कि अलग अलग प्रकार का जो विषाणु होगा उसकी माप में क्या होगी, बहुत ही भिन्नता पाई जाएगी। देखेंगे मनुष्य में जो अतिसार रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु हैं, मतलब अतिसार मतलब डायरिया, याद रखेंगे अतिसार को हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, डायरिया। डायरिया रोग जो है, या डायरिया या अतिसार जो रोग उत्पन्न करता है, वही क्या है, सबसे छोटे विषाणु हैं। मतलब सबसे छोटे जो विषाणु हैं उनका नाम क्या हुआ, तो हम बताएंगे बेटा पायरोवायरस। आप लोग देखेंगे, अब अगली स्लाइड हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। हाँ, सबसे छोटे जो विषाणु हैं वो कौन है, तो डायरिया या अतिसार रोग उत्पन्न करने वाले हैं, और इनका नाम क्या है बेटा, तो पार्वोवायरस। याद लिखा, PARVO, पार्वोवायरस। क्या कहते हैं बेटा, पार्वोवायरस कहते हैं। ठीक है ना, अब बताएंगे बेटा कि इसकी जो माप है या जिनका व्यास क्या है, लगभग 10 म्यूएम। क्या लिखा हुआ है, 10 म्यूएम या मिली माइक्रॉन। आप लोग, हम एम से मिली, यू से माइक्रॉन, मिली माइक्रॉन, म्यू बोलते हैं इसको, मिली माइक्रॉन, 10 मिली माइक्रॉन होता है। और बताएंगे बेटा कि सबसे बड़े विषाणु का नाम क्या है, पॉक्स वायरस है। क्या है, पॉक्स वायरस। याद रखेंगे बेटा, जो सबसे बड़ा विषाणु है वो चेचक का विषाणु है। आप लोग समझ पा रहे होंगे किसका विषाणु है, चेचक का विषाणु है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉक्स वायरस भी बोलते हैं। और पॉक्स वायरस का जो व्यास है वो कितना हो सकता है, तो 300 से 400 मिली माइक्रॉन। कितना हो सकता है, 300 से 400 मिली माइक्रॉन तक हो सकते हैं। क्या बेटा, बड़े वायरस, जिसका नाम क्या है, पॉक्स वायरस, जो रोग कौन सा उत्पन्न करते हैं, चेचक का। ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, शेप ऑफ वायरस। अब देखेंगे बेटा कि कैसे होते हैं शेप, मतलब कि जो वायरस का आकृति, मतलब किस प्रकार की आकृति होगी, कैसे होते हैं वायरस। तो हम लोग बताएंगे बेटा कि जो पादप में रोग उत्पन्न करने वाले अधिकांश विषाणु छड़नुमा होते हैं। मतलब जो विषाणु कहाँ पर रोग उत्पन्न करेंगे,
पौधों में जो भी विषाणु पौधों में रोग उत्पन्न करेंगे वे अधिकांशतः कैसे होते हैं, रॉड शेप। कैसे होते हैं बेटा, रॉड शेप होते हैं। कैसे होंगे, रॉड शेप, या इसको हम बोलेंगे बेटा छड़नुमा होते हैं। और जो रोग उत्पन्न करेंगे पौधों में उनको हम फाइटोवायरस भी कह सकते हैं। अभी आगे उसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखेंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जंतुओं में जो रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु हैं वो कैसे हैं, छड़नुमा। देखेंगे क्या लिखा हुआ है बेटा, छड़नुमा, या क्या है बेटा, लगभग गोल होते हैं। अधिकांश जंतु विषाणु में पाई जाने वाली कुंडली, अधिकांश जंतु विषाणु में पाई जाने वाली कुंडली अत्यधिक कुंडलित होकर गोल संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा। जैसे क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा कि गोल विषाणुओं के कण जो हैं वो कैसे होते हैं, हीरा नुमा। या इसके बाद लिखा हुआ है बेटा कि पॉलीहेड्रल। देखेंगे चेचक का विषाणु कैसा है, तो ईट नुमा। जो पॉक्स वायरस है वो कैसा है, ईट, ब्रिक लाइक है, एक ईट नुमा। इसके अलावा क्या है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि रेबीज रोग उत्पन्न, देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि रेबीज रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु कैसे होते हैं, बंदूक की गोली के आकार के होते हैं। बंदूक की गोली के आकार के कौन होंगे, रेबीज रोग उत्पन्न करने वाले। आगे हम लोग सबका फिगर देखेंगे, आप लोग घबराएं नहीं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीवाणुओं में जो रोग उत्पन्न करने वाले वायरस हैं, जिसका नाम अभी भी हमने बताया फेज वायरस। क्या बताया, फेज वायरस, याद रखेंगे। फेज वायरस या बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो क्या है, इसकी आकृति क्या होती है, अद्वितीय। मतलब क्या है, एकदम अलग प्रकार का होता है। अब जैसे क्या है, टैडपोल के आकार का। आप लोग याद रखेंगे, टैडपोल या भेक शिशु, मतलब मेढक का जो लार्वा है उसको हम क्या बोलते हैं, टैडपोल। याद रखेंगे, टैडपोल के आकार का होता है। किसके आकार का, कौन, तो याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो टैडपोल के आकार का होता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, टैडपोल को हम भेक शिशु, या ये टैड POLE, टैडपोल। टैडपोल के आकार का क्या हुआ, जो लिख लेंगे आप लोग, इसको यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, जिसकी भी कॉपी थी ये, आप लोग लिख लेंगे बेटा कि जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो टैडपोल के आकार के होते हैं। देखें अगली स्लाइड में है कि नहीं, हाँ देखेंगे लिखा हुआ है बेटा कि ये भेक शिशु के आकार के या टैडपोल के आकार के होते हैं। अब बताएंगे बेटा कि इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है कि जो सिर है वो बहुफलकीय, मतलब पॉलीहेड्रल, इस तरह से सिर क्या होगा, इस तरह से होगा। ये पॉलीहेड्रल। और फिर क्या है, तथा स्प्रिंग की भांति घूमी हुई पूंछ पाई जाती है। इसके ये पॉलीहेड्रल, फिर इसके बाद ये संरचना, फिर इस तरह से। ये क्या होता है, लगभग ये एक चित्र था किसका बेटा, तो बैक्टीरियोफेज वायरस का, बैक्टीरियोफेज वायरस का। तो ये टैडपोल के आकार का लगभग होता है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है, दोनों क्या है कि घूमी हुई पूंछ पाई जाती है तथा दोनों के मध्य नेक या कॉलर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक तो क्या होगा, इनमें पाया क्या जाता है कि सबसे पहले क्या है, बहुफलकीय सिर पाया जाएगा, बहुफलकीय सिर पाया जाएगा। और क्या पाई जाएगी, पूंछ पाई जाएगी। और इस पूंछ और इन दोनों के मध्य में क्या हुई, घूमी हुई संरचना पाई जाएगी, जिसको हम कॉलर बोलते हैं या नेक बोलते हैं। आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, सभी चित्र देख लें एक एक करके।
ये संरचना। अभी हमने बताया बेटा कि ये क्या है, ये टैडपोल है। ये संरचना क्या है, टैडपोल की है। इसमें बताया, सॉरी बेटा टैडपोल नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस की है, जो टैडपोल के आकार का है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुफलकीय सिर है, फिर इसके बाद ये पूंछ है, और ये क्या है, ये भाग जो है वो कॉलर है। क्या है, कॉलर है। ये भाग कॉलर या नेक कहलाता है, COLLAR, कॉलर या नेक कहलाता है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, ये है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है, इन्फ्लुएंजा रोग है, सामान्य जुकाम की तरीके। अब देखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये पोलियोमाइलिटिस, मतलब पोलियो रोग उत्पन्न करने वाला क्या है कि विषाणु है। इसके बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ हर्पीज रोग उत्पन्न करने वाला ये विषाणु है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसके अलावा अब आगे हम लोग देखेंगे विषाणुओं का रासायनिक संगठन। याद रखेंगे क्या हेडिंग क्या होगी, विषाणुओं का रासायनिक संगठन या रासायनिक संयोजन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ, लिख देते हैं हम केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस, मतलब विषाणुओं का, वायरसेस, विषाणुओं का रासायनिक संयोजन या संगठन। बताएंगे बेटा कि स्टैनले के बाद, मतलब अभी भी मैंने बताया था स्टैनले कौन थे, तो स्टैनले ने सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया, सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया। तो स्टैनले के बाद 1937 ईस्वी में दो साथी थे, दो वैज्ञानिक साथी वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बेटा बार्डन और दूसरे का नाम था पायरी। याद रखेंगे नाम दोनों के, बार्डन और पायरी, दो वैज्ञानिक थे बार्डन और पायरी। इन्होंने कब बेटा, तो 1937 ईस्वी में क्या किया कि वायरसों का क्रिस्टलीकरण किया और बताया। देखेंगे सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया, तो अभी भी आप लोगों ने देखा कि स्टैनले साहब ने। लेकिन दूसरी बार क्रिस्टलीकरण किसने किया, तो पायरी और बार्डन ने, पायरी और बार्डन। अब इसके बाद क्या है, इन्होंने क्रिस्टलीकरण किया और फिर बताया, क्या बताया बेटा कि विषाणु जो है आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब याद रखें कि विषाणु जितने हैं वो किससे बने हैं, आरएनए से बने हैं। इन सब का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे। आरएनए और किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन, दो चीज से मिलकर बना है कौन भाई, विषाणु। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड और किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। लेकिन इनकी बात क्या हुई कि सही नहीं थी या कुछ गड़बड़ी थी। तो आगे क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए और उन साहब का नाम था बेटा नॉर्थरॉप। याद रखेंगे नॉर्थरॉप, क्या नाम था, NORTHROP, नॉर्थरॉप नामक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या बताया बेटा कि विषाणु जो है वो किससे मिलकर बना है, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है किसको, विषाणुओं को। अब याद रखें बेटा कि नॉर्थरॉप और बार्डन और पायरी में क्या अंतर रहा। देखेंगे बार्डन और पायरी ने क्या कहा बेटा कि जो विषाणु हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ध्यान सुने कि शायद, और लेकिन फिर उसके बाद जो नॉर्थरॉप साहब आए उन्होंने क्या कह दिया, नॉर्थरॉप ने क्या कह दिया, कहा कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना। ये नॉर्थरॉप की बात थी। और
फिर बात करें कि बार्डन और पायरी ने क्या कह दिया कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जहाँ तक हम समझें, हम बात करें कि लगभग सही थे बार्डन पायरी भी, बार्डन और पायरी भी लगभग सही थे। हो सकता है उन्होंने, देखेंगे अगर यहाँ पर बात करें न्यूक्लिक एसिड, नॉर्थरॉप ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड, नॉर्थरॉप ने क्या कहा बेटा, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक का नाम डीएनए, एक का नाम आरएनए। तो जब इन्होंने क्या हुआ, हो सकता है कि इन्होंने बहुत से विषाणुओं की खोज, क्रिस्टलीकरण किया हो, नॉर्थरॉप ने बहुत से विषाणुओं क्रिस्टलीकरण किया, तो उन्होंने देखा होगा कुछ विषाणुओं में आरएनए, कुछ विषाणुओं में डीएनए। लेकिन हो सकता है कि जो बार्डन और पायरी साहब थे उन्होंने जल्दी की, उन्होंने हो सकता है कि एक या दो विषाणुओं को देखा और या उन दो, एक या दो विषाणुओं का परीक्षण किया या कुछ विषाणुओं का परीक्षण किया, तो सब में क्या पाया गया, आरएनए पाया गया, तो उन्होंने कह दिया आरएनए। तो आरएनए भी भाग है न्यूक्लिक एसिड का। तो जहाँ तक हम बात करें तो दोनों ही सही थे, नॉर्थरॉप और बार्डन और पायरी दोनों साहब सही थे। लेकिन ज़्यादा सटीक कौन हुआ, तो नॉर्थरॉप, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि ना डीएनए और आरएनए दो किसी स्पेशल का नाम नहीं लिया, किसी स्पेशल न्यूक्लिक एसिड का नाम नहीं लिया, उन्होंने कह दिया कि न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। अब वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, तो इसलिए इनकी बात में दम थी, है ना। तो याद रखेंगे क्या बेटा कि नॉर्थरॉप ने कहा कि, याद रखेंगे कि नॉर्थरॉप ने बताया, कब बताया, 1938 में, लगभग 1 साल बाद, बार्डन और पायरी के 1 साल बाद और स्टैनले मिलर के 3 साल बाद, सॉरी बेटा, WM स्टैनले के 3 साल बाद क्या हुआ कि बताया कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने हैं। किससे किससे मिलकर बने हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसलिए कौन बेटा, तो विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कह दिए। क्लियर है ना। आगे देखेंगे बेटा, और कुछ बातें हम लोग पढ़ लें, थोड़ा सा लंबा होगा आज क्लास। लिखा है बेटा, विषाणु के प्रमुख रूप से 2 भाग होते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, सब समझ पा रहे होंगे। क्या हुआ कि जो विषाणु हैं, अब 2 चीज से मिलकर बने तो 2 भाग भी हो सकते हैं। एक भाग जो है वो केंद्रीय भाग, क्या लिखा है, केंद्रीय भाग, या इसको हम सेंट्रल कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल कोर कहते हैं। और दूसरा भाग जो है वो प्रोटीन कैप्सिड है। तो सबसे पहला भाग जो है वो सेंट्रल कोर है, याद रखेंगे, क्या है, सेंट्रल कोर है। और दूसरा भाग जो है वो प्रोटीन का है, क्या है, प्रोटीन कैप्सिड, याद रखेंगे, प्रोटीन कैप्सिड। तो इस तरह से 2 भाग हैं किसी भी विषाणु के। कोई भी विषाणु होगा उसको, उसके कितने भाग होंगे, 2 भाग होंगे। एक भाग का नाम होगा सेंट्रल कोर, केंद्र का भाग, केंद्रीय भाग, बीच का भाग। अभी अभी हमने फिगर देखा था, फिगर फिर से हम लोग देख लें, ये भाग, एक भाग क्या होगा, ये बीच का भाग, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक बात देख पा रहे हैं, ये बीच का भाग है। और इसके बाद क्या है, ये प्रोटीन कोड है। या इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, इस वाले चित्र में भी क्या है, यहाँ पर आप लोग देखें कि बीच का भाग है, बीच में भाग है, और फिर क्या है, इसके बाद ये प्रोटीन कैप्सिड है। तो आप लोग समझ पाएंगे। अभी आगे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, ओहो, वायरसों में केवल डीएनए या आरएनए का कुंडलित सूत्र पाया जाएगा। देखेंगे, समझे बात, क्या है कि कोई भी वायरस होगा तो उसमें या डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। जितने भी वायरस होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, या डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाएंगे। और क्या है कि कुंडलित सूत्र, हम जानते हैं कि डीएनए हो या आरएनए हो वो कुंडलित अवस्था में पाया जाता है, कॉइल के फॉर्म में पाया जाता है। बोलेंगे बेटा, जो वायरस का सेंट्रल कोर निर्मित करते हैं, मतलब जो वायरस का सेंट्रल कोर है वो किससे मिलकर किससे बना है, तो डीएनए से या आरएनए से बना होता है। और बताएंगे क्या लिखा हुआ है बेटा, यह विषाणु का लगभग 6% भाग, याद रखेंगे,
डाटा याद रखेंगे कि 6% भाग जो है वो किसका है, आरएनए का है या डीएनए का है। 6% भाग जो बना है वो किससे बना है, तो आरएनए से बना है या डीएनए से बना है। फिर उसके बाद लिखा है बेटा कि वायरसों, आप लोग देख पा रहे होंगे, वायरसों के न्यूक्लिक अम्ल में क्या है, उनके संगठन की, मतलब उनकी संरचना की, उनके कंपोजिशन की क्या होती है, संकेत सूचनाएं निहित होती हैं। मतलब जो उनका कंपोजिशन है उसकी जो संकेत सूचना है, मतलब उसका निर्माण जो करना है, उसकी सूचना कहाँ पर निहित है, तो डीएनए या आरएनए में निहित है। अब याद रखें बेटा क्या लिखा हुआ, अतः यह आनुवंशिक रूपरेखा का, आनुवंशिक रूपरेखा का काम करते हैं। मतलब कि आनुवंशिकी रूपरेखा का काम, मतलब आनुवंशिकी इकाई का काम कौन करेगा, तो याद रखेंगे बेटा रूपरेखा का काम जो है वो कौन करेगा, ब्लूप्रिंट का काम कौन करेगा, तो याद रखेंगे डीएनए या आरएनए करता है। अब याद रखें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करना, रूप में कार्य करना आरएनए का, अभी हमने देखा बेटा डीएनए और आरएनए दोनों ही पाए जाएंगे, तो आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करना विषाणुओं का क्या है, अभिलक्षण गुण है, विशेष गुण है, जो इन्हें वर्तमान जीवतंत्र से, वर्तमान जीवतंत्र से क्या करता है, अलग करता है। मतलब क्या है कि जो वर्तमान जीव तंत्र है, मतलब जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उन सब में क्या है बेटा कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन कार्य करता है, डीएनए कार्य करता है। क्या करता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही क्या है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन विषाणु जो है, केवल विषाणु ही ऐसी संरचना है जिनमें डीएनए के साथ साथ आरएनए भी क्या है कि किसका कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। आगे देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है कि कैप्सिड। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा हमने, कोर के बातें, सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर याद रखेंगे, बस एक बात याद रखेंगे, एक बात ये है कि सेंट्रल कोर बना होगा किसका किसका, तो या तो डीएनए का या आरएनए का, और टोटल कितना परसेंट बनाएगा, पूरे विषाणु का लगभग 6% बनाएगा। लगभग 6% भाग जो होगा वो किसका होगा, तो 6% भाग किसका होगा, तो अभी अभी हमने बताया किसका होगा कि कोर का या सेंट्रल कोर का। अब इसके बाद लिखा हुआ है बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे कैप्सिड। इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, छोटा कुछ हो गया है। देखेंगे विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर अभेद, मतलब जो अभेद हो, जिसको भेदा ना जा सके, अभेद मतलब कि एक सुरक्षात्मक, अभेद सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण पाया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, कैप्सिड या प्रोटीन कैप्सिड। याद रखेंगे इसको हम केवल कैप्सिड भी बोल सकते हैं, और बना किससे होता है, प्रोटीन से बना होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन कैप्सिड भी कहते हैं। जब 6% भाग क्या हुआ, किसका हुआ, 6% भाग जो है वो कोर का हो गया, तो बचा हुआ जो परसेंट था 94%, वो किसका हुआ, कैप्सिड का। कैप्सिड जो है वो 94% भाग क्या होता है, मतलब कैप्सिड विषाणुओं का लगभग 94% भाग बनाती है। आगे लिखा हुआ है बेटा, विषाणुओं की कैप्सिड क्या है, विषाणुओं की कैप्सिड, सुने, विषाणुओं की कैप्सिड जो है वो कई आवर्ती प्रोटीन की उप इकाइयों के बने होते हैं। कुंडलीकार मतलब कि जो कॉइल्ड विषाणुओं में इन उप इकाइयों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोमर। क्या बोलते हैं, प्रोटोमर। याद रखेंगे कि जो कुंडलीकार, याद रखें बेटा कैसे,
कुंडलीकार, मतलब जैसे टीएमवी है वो कुंडल के आकार के कॉइल रूप में है। मतलब कुंडल समझ पा रहे होंगे आप लोग, जो गोल गोल जैसे क्या होती है कि मॉर्टिन आती है, वो कुंडली के आकार की है, गोल गोल है, घूमी हुई। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कुंडलीकार जो इकाई जो विषाणु है। जैसे कुंडलीकार का उदाहरण हम देखें कैसे होते हैं, तो बोलेंगे बेटा टीएमवी। टीएमवी मतलब बार बार टीएमवी ही आएगा। तो टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो कुंडलीकार है या कुंडल के आकार का है। तो इन विषाणुओं में इस उप इकाइयों को, मतलब जो कैप्सिड है वो किससे बना है कि छोटी छोटी उप इकाइयों से बना है। तो इन उप इकाइयों को क्या बोलते हैं, प्रोटोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोमर बोलते हैं। आगे देखेंगे बेटा लिखा हुआ है कि बहुफलकीय, मतलब जो बहुफलकीय था, जैसे क्या नाम था अभी अभी हमने देखा, बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस में ये जो प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन उप इकाई को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कैप्सोमियर कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, कैप्सोमियर कहते हैं, याद रखें। हम लिख देते हैं यहाँ पर कैप्सोमियर, कैप्सो MER, कैप्सोमियर या मियर्स, कैप्सोमियर्स या कैप्सोमियर कहते हैं। किसको बेटा, कि इन छोटी छोटी उप इकाइयों को। देखेंगे इन छोटी छोटी उप इकाइयों का अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे क्या हुआ अभी, कुंडलीकार जो विषाणु होंगे उनमें हम इनको प्रोटोमर कह दिया, लेकिन जो बहुफलकीय होंगे उसमें हमने क्या कहा, कैप्सोमियर कहा। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखते हैं बेटा थोड़ा सा और बात, क्या लिखा हुआ है बेटा, वायरल इन्वलप, विषाणुओं का आवरण, विषाणुओं का आवरण। अब देखें क्या लिखा हुआ है कि अधिकांश विषाणुओं में कैप्सिड के चारों ओर महीन आवरण पाया जाता है। सभी विषाणुओं में नहीं, अधिकांश विषाणुओं में, मतलब कुछ विषाणुओं को छोड़कर। अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है कि कैप्सिड के चारों ओर, कैप्सिड के अलावा क्या पाया जाता है बेटा, कैप्सिड के अलावा भी एक आवरण पाया जाता है, और ये क्या है, द्विस्तरीय होता है। ये गलत लिखा हुआ है, द्विस्तरीय है, इसको आप लोग सही करेंगे। द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की बनी झिल्ली का, फास्फोरिक एसिड, फास्फोलिपिड की बनी होती है क्या बेटा, ये जो आवरण है, और कैसा, द्विस्तरीय होगा। फिर बोलेंगे बेटा कि इनमें प्रोटीन के अणु निलंबित होते हैं, मतलब इस फास्फोलिपिड की जो बनी क्या है, अस्तर है, उसके बीच बीच में क्या है कि प्रोटीन के अणु पाए जाएंगे, या एमिनो एसिड्स क्या होंगे, निलंबित होंगे, बीच बीच में निलंबित होंगे। समझ पा रहे होंगे। आगे बात लिखा हुआ, इस झिल्ली के से बाहर निकलते हुए ग्लाइकोप्रोटीन के कांटे, मतलब इस झिल्ली से निकलते हुए, मतलब कि जो आपने झिल्ली देखी, अभी हम चित्र दिखाते हैं आप लोगों को, तो मतलब जो ये फास्फोलिपिड की जो ये कवरिंग मान लो है। अब इस फास्फोलिपिड की कवरिंग में क्या है कि सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रोटीन अणु या एमिनो एसिड्स के क्या होंगे, अणु निलंबित होंगे, और फिर क्या है, इस झिल्ली से बाहर निकलते हुए क्या है, कांटे पाए जाएंगे। और किसके कांटे होंगे, तो याद रखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन के, किसके बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन के कांटे पाए जाएंगे। ठीक है ना। अब याद रखें कुछ विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज, याद रखेंगे लिखा हुआ है न्यूरामिनिडेज, आप लोग देख पा रहे होंगे, न्यूरामिनिडेज, समझ पाए, न्यूरामिनिडेज। तथा कुछ में क्या है, हिमैग्लूटिनिन, क्या लिखा है बेटा, हिमैग्लूटिनिन पाए जाते हैं। जिन विषाणुओं में आवरण नहीं पाया जाता, तो याद रखेंगे बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि सब में ग्लाइकोप्रोटीन के ही कांटे पाए जाएं। कुछ विषाणुओं में न्यूरामिनिडेज के भी, न्यूरामिनिडेज क्या है कि एक केमिकल है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, जो क्या है
कांटों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कांटों में पाया जाएगा, ठीक है ना। न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम जो है वो कुछ विषाणुओं के कांटों में या इन ग्लाइकोप्रोटीन के कांटों में पाया जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के कांटों में क्या है? न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब लिखा है बेटा कुछ विषाणुओं में आवरण नहीं पाया जाता जिन्हें हम नैक्ड कहते हैं। नैक्ड याद रखेंगे बेटा, क्या कहेंगे? नैक्ड वायरस। क्या बोलेंगे? नैक्ड वायरस बोलेंगे। NACD नैक्ड वायरस बोलते हैं या NACD नैक्ड वायरस कहलाएगा जिसमें क्या नहीं होगा? इन्वेलप, वायरल इन्वेलप या विषाणुओं में, जिन विषाणुओं में आवरण नहीं पाया जाएगा उसे हम नग्न विषाणु कहते हैं। नग्न विषाणु क्या नहीं होते भाई? संक्रामक नहीं होते। देखेंगे ध्यान से सुने, क्या है कि विशेष बात है, क्या है कि जो नग्न विषाणु होंगे वो क्या होंगे? संक्रामक नहीं होते, मतलब वो रोग नहीं उत्पन्न करेंगे। क्यों रोग उत्पन्न नहीं करेंगे बेटा? तो इनमें जो आवरण पाया जाएगा वो क्या है कि जिन विषाणुओं में आवरण पाया जाएगा वो क्या होगा कि हमारी आरबीसी कोशिकाएं उनको जल्दी से नष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे संक्रामक होते हैं। लेकिन जिन नग्न हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये संक्रामक नहीं होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग दो विषाणु हैं। ये एक विषाणु है जो क्या है कि इसमें वायरल इन्वेलप पाया जा रहा है, जबकि दूसरा विषाणु जो है ये आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्या है कि ये नग्न विषाणु है, इसमें वायरल इन्वेलप नहीं है। क्लियर है? वायरल इन्वेलप नहीं है। देखेंगे बेटा अगला जो टॉपिक आ रहा है वो लिखा हुआ है विषाणुओं के सामान्य लक्षण। विषाणुओं के सामान्य लक्षण, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगले क्लास में। पढ़ा दें आज भी? 40 मिनट 42 मिनट हो गया है क्लास का। आप लोग देखें नोट्स बना दें भैया, नोट्स बना लें, जल्दी से बना लें और सेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपका स्कूल 15-20 दिन और बंद रहेगा, इसके बाद पूरी उम्मीद है कि खुल जाए। जुलाई की आज 3 तारीख हो ही गई है ना। तो नोट्स बना लें और फिर हम बार बार कह रहे हैं, फिर एक बार हम उसी बात को दोहरा दें जो भी हमने बीच में कहा था कि चौथा लेसन चल रहा है, चौथा लेसन चल रहा है और चौथे लेसन का लगभग आधा तो नहीं लेकिन 25% कोर्स, 25% ये भी समाप्त हो गया है और 75 4 लेसन हो जाएंगे। और नोट्स बना के सेंड करें आप लोग, और साथ साथ स्कूल खुल गया है, ऑफिस खुल गई है आप लोगों की, एडमिशन भी कराएं आप लोग, है ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, बाय बाय।